Students, I'm Dr. Anita Kothari, Associate Professor in Chemistry, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। बच्चों, हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा था स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। उसके बाद में हमने कैलकुलेशन की थी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को इमेजिन करने का सबसे आसान तरीका है कि हम एक क्यूब लें और एक क्यूब के किसी एक फेस के दो डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर्स लेकर उस पर लिगेंड लगा दें और फिर उसमें नीचे वाले फेस पर वो कॉर्नर्स नहीं लेकर के दूसरे कॉर्नर लेकर के हम उसमें लिगेंड लगा दें। इस तरह से हम चारों जब कॉर्नर्स को जोड़ेंगे वी गेट द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और उसके बीच में हम मेटल को रख देते हैं। ओके, नाउ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, जबकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में केंद्र की सममिति नहीं पाई जाती। इसलिए यहाँ पर हम Eg ऑर्बिटल को E लिखेंगे और T2 ऑर्बिटल को केवल T2 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि G का मतलब होता है जीरेट और उसका मतलब होता है सममित। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं उसमें आने वाला लिगेंड ऑर्बिटल से Eg ऑर्बिटल से सीधा टकराता है, जबकि यहाँ पर हम ये देखेंगे कि डायरेक्ट इंट्रैक्शन नहीं होता लिगेंड का E या T2 ऑर्बिटल से। इसलिए हम ये देखेंगे कि आने वाला लिगेंड E ऑर्बिटल के साथ कितना एंगल बना रहा है या T2 ऑर्बिटल के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो एंगल बिटवीन E, M एंड L इज़ 54 डिग्री, जबकि एंगल बिटवीन T2, M एंड L इज़ 35 डिग्री। आप समझ सकते हैं कि 54 डिग्री का एंगल ज़्यादा है और 35 डिग्री का एंगल कम है। इसका मतलब आने वाला लिगेंड T2 ऑर्बिटल के ज़्यादा पास होगा, उससे ज़्यादा प्रतिकर्षित होगा और इसीलिए टेट्राहेड्रल संकुलों में T2 की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है E की तुलना में, है ना। तो इसको आप इस पूरा का पूरा स्प्लिटिंग पैटर्न इसे आप देखिएगा ध्यान से। दिस इज़ द स्प्लिटिंग पैटर्न इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। आप देखेंगे कि हमारे पास में 5 डिजेनरेट डी ऑर्बिटल्स होती हैं। ये फ्री मेटल आयन की ऑर्बिटल्स हैं। ओके, जब हम इनको लिगेंड के स्फेरिकल फील्ड में लाते हैं तो इनकी एनर्जी बढ़ जाती है, लेकिन अभी भी ये डिजेनरेट होती हैं, यानी अभी भी ये संभ्रंश होती है। इनमें सबकी ऊर्जा समान है, किसी का भी विपाटन नहीं हुआ है। लेकिन जब हम लिगेंड्स को चतुष्फल के रूप से मेटल के चारों तरफ लाते हैं तो T2 क्योंकि लिगेंड से ज़्यादा टकराती है और उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है, E की ऊर्जा कम हो जाती है। तो इस प्रकार E और T2 के बीच में जो ऊर्जा का अंतर है उसे हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या डेल T। तो जो ऊर्जा का ये डिफरेंस आता है जो E ऑर्बिटल की स्टेबलाइजेशन में आता है वो हो गया -0.6 डेल T के बराबर, और T2 का जो डिस्टेबलाइजेशन होता है वो हो गया +0.4 डेल T के बराबर। ओके, सो दिस इज द स्प्लिटिंग पैटर्न इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। नाउ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो ऑक्टाहेड्रल का नंबर 1 पॉइंट, सेंटर ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट, हेंस ऑर्बिटल्स आर रिटन एज T2G एंड Eg। यानी अष्टफल के संकुलों में केंद्र की सममिति पाई जाती है, इसलिए हम G सबस्क्रिप्ट लगाते हैं क्योंकि G का मतलब होता है जीरेट यानी कि सममित। जबकि इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस चतुष्फल के संकुलों में सेंटर ऑफ सिमेट्री इज नॉट प्रेजेंट, केंद्र की सममिति नहीं पाई जाती, हेंस वी राइट द ऑर्बिटल्स एज T2 एंड E, और इसीलिए हम कक्षकों को T2 और E की तरह लिखते हैं, G नहीं लगाते हैं। द सेकेंड डिफरेंस इज इन केस ऑफ octahedral complexes the energy of Eg orbital is more as compared to T2G orbital, क्योंकि Eg कक्षक लिगेंड से सीधा टकराते हैं, Eg कक्षकों में प्रतिकर्षण होता है और उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। ओके, whereas in case of tetrahedral complexes energy of T2 orbital is more as compared to E orbital because T2 orbitals are more closer to the incoming ligand. Then the third point, del O is more than del T। del O की वैल्यू del T के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है, जबकि del T is very less as compared to del T। If we see the relation between the del O and del T, तो आप देखिएगा del T is equals 4/9 of del T, that is del T is equals 0.45 del O। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि del T का मान del O का लगभग आधा है, hence मीन्स del O इज अबाउट डबल टू द del T। इसका कारण यह है कि बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट इंट्रैक्शन ऑफ Eg ऑर्बिटल विद द लिगेंड्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, सो रिपल्शन इज मोर एंड del O इज मोर।
समझ में आया? क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ईजी कक्षकों का आने वाले लिगेंड से सीधे सीधे इंट्रैक्शन होता है और इसीलिए ईजी में प्रतिकर्षण ज़्यादा होने से T2G और EG के बीच ऊर्जा का अंतर भी बहुत ज़्यादा होता है और इसीलिए डेलो का मान बढ़ जाता है। लेकिन इन केस ऑफ द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस देयर इज़ नो डायरेक्ट इंट्रैक्शन between the orbitals and ligands, metal orbitals and ligands, and hence repulsion is less and hence the value of del T is very less. Then the fourth difference between the octahedral and tetrahedral complexes. In case of the octahedral complexes with D4, D5, D6, D7 configuration forms both low spin as well as high spin complexes, यानी जो अष्टफल के संकुल होते हैं D4, D5, D6, D7 वाले, उनमें लो स्पिन संकुल भी बनते हैं और हाई स्पिन संकुल भी बनते हैं। जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं दे आर फॉर्म्ड बाय द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स एंड द हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म्ड बाय द वीक फील्ड लिगेंड्स। Whereas in case of tetrahedral complexes all complexes are high spin, सारे के सारे संकुल उच्च चक्रण वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि डेल टी का मान बहुत कम होता है और जबकि पाई का मान बहुत ज़्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करना पसंद नहीं करता बल्कि वो ऊपर हायर एनर्जी वाले T2 कक्षक में जाना पसंद करता है। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द splitting pattern of octahedral and tetrahedral complexes. Now we come to the calculation of crystal field stabilization energy for tetrahedral complexes. जैसा मैंने octahedral में बताया था बिल्कुल उसी पैटर्न पे अगर हम देखें तो देखो नीचे जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो कितना स्टेबलाइजेशन हो रहा था -0.6 का, और जब ऊपर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो कितना डिस्टेबलाइजेशन हो रहा है +0.4 का। ओके x तो इसी तरह से हमने फॉर्मूला बनाया -0.6x प्लस 0.4y इंटू डेल टी प्लस ए पाई। ओके तो जैसा कि हमने ऑक्टाहेड्रल में किया वैसा ही मैं यहाँ पर कर रही हूँ। x इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन e ऑर्बिटल, y इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2 ऑर्बिटल, a इज़ द नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड पाई इज़ द एवरेज पेयरिंग एनर्जी, औसत युग्मन ऊर्जा। ओके अब आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कैलकुलेशन करते वक्त कि दैट ऑल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर हाई स्पिन, सारे चतुष्फल के संकुल उच्च चक्रण वाले होते हैं और इसलिए हम इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन्स को सिंगली ऑक्यूपाइड करके फिर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करेंगे। ओके तो ऑन द बेसिस ऑफ द CFT फाइंड आउट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस, यानी CFT के आधार पर आप बताइए कि इनमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। तो आप देखिए मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखा रही हूँ। ओके दिस वन, यहाँ पर आप देखेंगे कि हियर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज +2। ओके सो द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ आयरन इज 3d6 और सिंस साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो आप देखेंगे सारे इलेक्ट्रॉन्स को हमने नीचे की तरफ पेयर अप कर दिया है। सो देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, hence the magnetic moment is 0, that is there is no unpaired electron. Okay, now the second example is of COF6 3-. Here the oxidation state of cobalt is +3 and the number of the d electrons present here are the 6. Okay, since fluoride is a weak field ligand, so we see that there are 4 unpaired electrons are present and the magnetic moment will be equals to the 4 unpaired electron. Okay बच्चों, so this is all about the splitting pattern in tetrahedral complexes. Remember that the splitting pattern is just reverse to that of the octahedral complexes और इसकी जो कैलकुलेशन होगी उसमें हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि फॉर्मूला में कि हमें किसको ऊपर लेना है, हमें लेना है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मानते हुए इसकी कैलकुलेशन को करना है। फॉर्मूला एक बार आप फिर से देख लीजिएगा, 1 मिनट में स्क्रॉल कर लेती हूँ धीरे से, आप ये देखिएगा फॉर्मूला कि हमने नीचे की तरफ लिखा है -0.6x प्लस 0.4y डेल टी प्लस ए पाई। ओके बच्चों, सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्प्लिटिंग पैटर्न इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। आप ये आराम से पढ़ लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।